Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome back in the social study classes. Today we are going to discuss understanding of social study for class 8 and it is from Coral publication, right? आइए start करते हैं अपना chapter number 6 and the name of the chapter the revolt of 1857. Let's begin our chapter. So first we have a introduction part. ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसके अंदर. The revolt of 1857 formed one of the most important event in the history of the struggle of Indian people for liberation from the British rule in India. Means कि अगर हम बात करें revolt of 1857 की, वो इतना फेमस क्यों है? Because कहा जाता है हिस्ट्री में कि ये एक पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने इंडिपेंडेंस की डिमांड करी. मीन्स अगर हम बात करें तो इसको एक और बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कौन सा ईयर? 1857 का. The greatest and the most widespread armed uprising shocked the foundation of British rule in India. यानी कि सबसे पहला रिवोल्ट कह सकते हैं, इतना बड़ा ग्रेटर रिवोल्ट था पहले जिसने जो ब्रिटिश की जो फाउंडेशन थी यानी जो उसकी नींव थी उसको पूरी तरह से हिला के रख दिया था. The accumulation hatred against British rule which had resulted in numerous so localized outbreak burst forth in a माइटी रिबेलियन इन 1857. मतलब यहाँ पे जो हेट्रेट था यानी कि जो गुस्सा था लोगों में ब्रिटिश के अगेंस्ट वो बढ़ता चला गया और इसने एक छोटे से मतलब छोटे छोटे रीजनल एरियाज में क्या होता है रिवोल्ट होते हैं उसको एक इसने बड़ा फॉर्म दिया. किसने? 1857 ने. द अपसर्ज वाज सो वाइड स्प्रेड दैट सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्व कॉल्ड इट अ नेशनल रिवोल्ट. और कई सारे लोगों ने इसको क्या बोला? नेशनल रिवोल्ट. मतलब नेशनल मतलब कि जो ऑल ओवर इंडिया जो फैल रहा था. इंडियंस रिगार्डेड इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और इंडियंस इसको क्या रिगार्ड करते हैं? लाइक क्या है ये? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट. ये आप देख रहे हैं एक पिक्चर है हमारे पास, एक सीन है जहां पे क्या इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं. तो ये कब का है? ये 1857 की ही पिक्चर है. अर्ली रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. कैसे कैसे हम देखेंगे कि रिवोल्ट होता है किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. रिबेलियन एंड अपराइजिंग अमंग द पीजेंट्री एंड द ट्राइबल वर रेगुलर अकर्स सिंस 1757. अगर हम बात करें कि क्या ये पहला ही रिवोल्ट था? पहला था बट एक बड़े लेवल पे. बट हम बात करें 1757 के बाद से भी छोटे छोटे रिवोल्ट इंडिया में कहीं ना कहीं पे होते रहते थे. दिस सन्यासी रिबेलियन विच ब्रोक आउट सून आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाज आल्सो एन एग्जांपल. ट्राइब लाइक भील्स, कोल्स, गॉन्ड्स, कॉन्ड्स, मुंडास एंड संथाल रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब ये सारी जो ट्राइब्स हैं जैसे ट्राइबल जैसे भील हो गए, कोल्स, ये छोटी छोटी ट्राइब्स थी जो अपने एरिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमेशा रिवोल्ट करते रहते थे. द फरेजी मूवमेंट, अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह, चैंपियनड अंडर हिज सन दूधा मियान फॉर द कॉज ऑफ ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इन लोअर बंगाल. मतलब जो फर्जी मूवमेंट है ये भी अगेंस्ट किसके होता है? ये क्या था? एक रिलीजियस मूवमेंट था. रिलीजियस मूवमेंट मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि लोगों का रिलीजन बेकार हो और वो बेकार होगा, रिलीजन खत्म खराब होगा तो किसके अंडर आएंगे? फिर वो आ जाएंगे ब्रिटिशर्स के अंडर में. तो वो ऐसा चाहते थे. इसलिए देखते हैं कि हर जगह पे रिवोल्ट होता. तो उसी में से है मुस्लिम्स ने रिवोल्ट कहाँ करा? इन बंगाल में. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. Similarly, the Wahhabi movement was started by Said Ahmad Barelvi in Bengal to overthrow the British rule in India. मतलब इन्होंने बंगाल में स्टार्ट किया किस लिए? अपने इंडिपेंडेंस के लिए. यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में हर जगह पे हम देखेंगे रिवोल्ट धीरे धीरे स्टार्ट होने शुरू हो गए. अब हमारे पास है फर्स्ट ये कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 की 1857 का जो लड़ाई हुई या जो वॉर हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे, क्या कॉजेज थे. तो सबसे पहले देखेंगे हम उसमें कॉज कौन सा है? पॉलिटिकल कॉज. देखते हैं. The annexation of Awadh or Oudh by Lord Dalhousie in 1856 along with the other annexation created panic among the rulers of the native states. यानी जितने रूलर्स थे, मतलब अगर हम बात करें आपको याद होगी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये वही पॉलिसी की बात चल रही है एनेक्सेशन की कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को आप क्या करो? कैप्चर कर लो. तो उसमें किसका नाम सबसे ऊपर आता है? लॉर्ड डलहौजी का, जिन्होंने 1856 में ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे बहुत सारे लीडर्स की जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो चली गई ब्रिटिशर्स के पास. The British had repeatedly broken their written and oral pledge and treaties with the Indian powers. अब ये ऐसा था क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो वादे करते थे वो कभी पूरे नहीं करते थे. उन्होंने किसी के साथ ट्रीटी करी, साइन करी, वो तोड़ दी. उन्होंने कुछ लॉज बनाए, उसको फॉलो नहीं किया. इसीलिए लोगों के बीच में एक अग्रेशन था. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. And annexed them or reduced them to subordination and imposed their own nominees on their throne.
मतलब इन्होंने क्या करा, जैसे सपोज दैट कि एक जगह है, उसका कोई राजा है, उस राजा को हटाकर ये अपने लोगों को बैठा देते थे, कौन, ब्रिटिशर्स, ताकि मैक्सिमम जगह पे किसका रूल हो, ब्रिटिशर्स। दिस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड सबऑर्डिनेशन वाज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग नाना साहेब, द रानी ऑफ झांसी एंड बहादुर शाह देयर स्टॉन्च एनिमीज। तो जब ये पॉलिसी एनेक्सेशन वाले स्टार्ट हुए तो उसके बीच में कौन कौन लोग थे, किस किस पे फर्क पड़ा, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई जैसे हम रानी ऑफ झांसी बोलते हैं, बहादुर शाह, ये सब वो लोग हैं जो एनिमी हो गए, किसके एनिमी हो गए, ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इनसे एक कह सकते हैं कि एक इललॉफुल तरीके से, गलत तरीके से उनकी जो स्टेट थी, जो उनका प्लेस था, वो सब उन्होंने छीन लिया, ठीक है। अब उसी में कुछ पॉलिसी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी है हमारे पास, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहेब द पेंशन दे वर पेइंग टू बाजीराव सेकंड, द लास्ट पेशवा, एंड फोर्स हिम टू लिव इन कानपुर फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सेट एट पूना। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की जो सबसे पहले जो लड़ाई होती है, हम कह सकते हैं किसके साथ, नाना साहब के साथ। क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स उनको पेंशन देते थे, पर ब्रिटिशर्स ने इनको पेंशन देनी ही मना कर दी, राइट, कि उन्होंने बोला नहीं, आप कहाँ रहोगे, कानपुर में रहोगे। क्यों, क्योंकि पूना में उनके लोग थे, उनसे अलग उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। सिमिलरली द ब्रिटिश इंसिस्टेंस ऑन द एनेक्सेशन ऑफ झांसी, यानी रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो उन्होंने उन पे भी ऐसे करा। इंसिस्ट द प्राउड रानी लक्ष्मीबाई हु वांटेड हर अडॉप्टेड सन आनंद राव टू सक्सेडेड हर डिसीड हस्बैंड, मतलब कि जो आनंद राव है उनके लगभग कह सकते हैं हम गोद हुए पुत्र थे, तो क्या वो चाहती थी कि उनका जो बेटा है वो इसको आगे प्रोसीड करे, पर ब्रिटिशर्स ने अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वो उस बात को नहीं मानते थे, इसलिए वो झांसी को अपने अंडर में लेना चाहते थे। डिस्कर्सी टू द मुगल एम्परर, द हाउस ऑफ द मुगल्स वाज हम्बल्ड व्हेन डलहौसी अनाउंस्ड इन 1849 दैट the successor to Bahadur Shah would have to abandon the historic Red Fort and move to a humble residence at the Qutub on the outskirts of Delhi। मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, अब उन्होंने क्या करा, मुगल्स को भी धीरे धीरे बाहर करना शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहले स्टेप क्या रहा कि जो ब्रिटिशर्स का जो रेड फोर्ट था उनको वहां से निकालना शुरू कर दिया कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, ये ब्रिटिशर्स का एक एरिया बनेगा, आप लोगों को यहाँ से मूव करना पड़ेगा। किसको बोला, मुगल्स को। एंड इन 1856 कैनिंग announcing that after the Bahadur Shah death, the Mughal would lose their title of the king and would be known as the mere prince। मतलब ये था कि भाई राजा का बेटा राजा बन रहा है और फिर वो क्राउनशिप पूरी चल रही है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि जब बहादुर शाह जो सेकंड है, जब उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद कोई राजा ऐसे नहीं चलेगा, ना ही कोई उनका नाम यूज करेगा, ना ही कोई फॉर्म में पार्टिसिपेट। मतलब ये एक तरीका था, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ही अलग कर दिया कि मुगल्स के पास जो प्रेस्टीज थी वो भी इन्होंने खत्म कर दी। Consequently, such a discourtesy to the Mughal emperor hurt Muslim sentiments considerably। इससे जितने भी मुस्लिम्स जो रूलर्स थे या जितने एम्परर्स थे सब बहुत ज़्यादा दुख हुए, प्लस उनका एक एग्रेशन आ गया किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सेकेंड हमारे पास है इकोनॉमिक कॉज, कि जो रिवोल्ट 1857 होता है उसका इकोनॉमिक कॉज क्या था। Perhaps the most important cause of the popular discontent was economic exploitation of the country by the British and complete destruction of its traditional economic fabrics। मतलब क्या कि जो इंडिया था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे थे, हमारे पास खुद का काम था, खुद हम एम्ब्रॉयडरी करते थे, टेक्सटाइल बहुत अच्छा था। ब्रिटिशर्स ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या करा इन्होंने, हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, राइट। जो हमारा इकोनॉमिक जो फैब्रिक था, मतलब ट्रेडिशनल जो हमारा काम, जिसमें जैसे कॉटन के प्रोडक्ट्स बनाना है, उसमें हम बहुत अच्छे थे, वो सब इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। बोथ इम्प्रोवाइज्ड द वास्ट मास ऑफ पीजेंट्स आर्टिशन एंड हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब जो हमारे जो बहुत पीजेंट थे जो कुछ ना कुछ ग्रो करते थे वो खराब करा। आर्टिशन मतलब जो कुछ बुनकर होते थे या कॉबलर, वो सब उसे, फिर हैंडीक्राफ्ट जो कपड़ा बनाने सब, उन इस सारे ट्रेडिशन को इन्होंने खत्म करा, किसने, ब्रिटिशर्स ने। अदर कॉज वर द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड द सिस्टम ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो दूसरा कॉज बोलते हैं इकोनॉमी में कि जो ब्रिटिशर्स का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था कि कैसे वो कलेक्ट करेंगे टैक्सेस को, वो बहुत ज़्यादा बेकार था, रिजिड था। क्यों, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं होता था कि सूखा पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, उन्हें बस पैसे वसूलने से मतलब होता था। फिर जो उनका लॉ सिस्टम था, मतलब कि अपने लोगों जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको तो थोड़ा बहुत बचा लेंगे, बट जो इंडियन ने वही क्राइम किया है वो उसको पूरा पनिश करेंगे। दे स्पेयर्ड नो मीन्स टू ड्रेन आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे क्या था, जो इंडिया का जो पूरा वेल्थ था वो सारा का सारा ड्रेन आउट करा था, कौन, ब्रिटिशर्स करते थे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ जमींदार, a large number of the peasant properties subjected to the exorbitant land revenue demanded। मतलब कि जो यहाँ पे जो जमींदार थे वो क्या करते थे, पीजेंट से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। and lost their land to trade and money lenders and found themselves hopelessly involved in debt।
अब क्या हुआ कि उन्हें किसी भी कीमत पे क्या, जितना भी उनके पास होता था पैसा, जितना भी उनका जो लेवल, हम बात करें जितना उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना होता, वो ज्यादा लेते थे। कौन? जमींदार होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा देना पड़ता था। किसको? तो इसलिए कई सारे ऐसे जो जिनके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे या जमींदार थे, ऐसे जो स्मॉल पीजेंट थे, उनकी लैंड जो उनसे वो चली जाती। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ता था। और वो किस में? वो सब कर्ज में हो गए। द न्यू लैंडलॉर्ड्स पुश्ड अप रेंट टू द यूनियस हाइट एंड इवेक्टेड देम इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। अब क्या होता था कि जो नए नए जमींदार बने, उन्हें तो भाई पैसे इकट्ठा करना होता कैसे भी, और उन्हें इतना ज्यादा एक्सपेंसिव लगा दिया था पीजेंट के ऊपर कि उनके पास से जो पीजेंट, उनकी जमीन उनके हाथों से निकलती चली गई, और इतना हाई अमाउंट ऑफ पेमेंट वो करते थे कि उन्होंने वो काम छोड़ के दूसरे काम को करना शुरू कर दिया। द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्री फाउंड एक्सप्रेशन इन 12 मेजर एंड न्यूमरस माइनर फेमाइन फ्रॉम 1770 टू 1857। मतलब इस बहुत छोटे या बड़े कह सकते हो फेमाइन आई, जिसकी वजह से जो पीजेंट थे उनकी कंडीशन और ज्यादा बेकार हो चुकी थी। सिमिलरली मेनी जमींदार वर harassed by demand of higher land revenue and threatened with the forfeiture of their जमींदारी land and right and lost their status in the village। मतलब क्या था कि जो जमींदार थे उनके पास भी एक ये स्ट्रेस होता था कि कैसे भी करके हमें एक फिक्स्ड डेट के ऊपर में लैंड जो है, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, उस किसको देना? ब्रिटिशर्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से जो जमींदार थे, बाकी लोग थे, वो क्या बेकार होते चले गए। They resented their loss even more when they were replaced by the rank outside officials, merchant and merchandise। और इसके बाद उन्होंने क्या रैंक सबको दे दी कि ये इसकी रैंक है, और उसके अकॉर्डिंग उनको पे भी मिला करता था। फ्लॉगिंग, टॉर्चर एंड जेलिंग ऑफ द पीजेंट्स फॉर एरेरीज ऑफ द रेंट रेवेन्यू और इंटरेस्ट ऑन डेप्थ वर क्वाइट कॉमन। मतलब ये था कि अगर कोई पे नहीं कर पा रहा तो उसको अरेस्ट कर लिया, रेंट नहीं दिया तो पीट दिया, मार दिया, उठा के जेल में डाल दिया, उससे जमीन जब्त कर ली। ये सारे काम होने लगे थे उस पर्टिकुलर एरिया में। Thus, the growing poverty of the people made them desperate and led them to join a great revolt in hope of improving their loss। अब यहाँ पे क्या कि जो ये रिसेंटमेंट, जो गुस्सा था लोगों के अंदर, हो गई ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या था, ये कैसे भी करके हमें, अभी लोग अगेंस्ट हो किसके? ब्रिटिशर्स के, क्योंकि इन्हें अपनी कंडीशन पहले से अच्छी करनी थी। तो इसीलिए लोग इस रिवोल्ट के अंदर में घुसते चले कि हमें अपनी कंडीशन को चेंज करना है। उनके पास एक भी ऑप्शन बचा, क्या बचा? वो रिवोल्ट का। Next topic is social and religious causes। An important factor in turning the people against British rule was their fear that it endangered their religion and social custom। जो एक सबसे बड़ा fear था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिवोल्ट एकदम से भड़का या बहुत वाइड स्प्रेड हुआ। क्या था उसके पीछे? दे हैड, उनका एक डर था कि उनका जो रिलीजन है और जो उनका कस्टम है या जो उनका सोशल जो कल्चर है वो खतरे में है। किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से। दिस फियर वॉज ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी। और क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये फील हुआ कि उनका जो धर्म है वो खतरे में है। लॉस दैट इंटरफेयर्ड विद रिलीजन एंड कस्टम ऑफ द पीपल। अब कुछ लॉस थे जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि उनका धर्म संकट में। कौन कौन से थे? द गवर्नमेंट enacted a law 1850 which enabled a convert to Christianity to inherit his ancestral property। इन्होंने क्या करा कि अगर आपको भी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप क्या करो? अपना धर्म बदल लो, आप क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, आपको कोई भी लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ेगा। The people believe that an alien Christian government had no right to interfere in their religion and custom। और इन्हें यह था कि भाई एक दूसरा देश का इंसान आके या दूसरे देश की जो सरकार आके कैसे हमारे धर्म में घुस सकती है। तो ये सब लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू करे। द एबोलिशन ऑफ द कस्टम ऑफ सती। फिर एक और आता है कि ब्रिटिशर्स ने जो सती सिस्टम उसको अबॉलिश कर दिया। द ओपनिंग ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल। यहाँ पे फिर जो अभी तक ये था कि इंडिया में कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, बट ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे क्या करा? स्कूल ओपन करे जिसके अंदर जो गर्ल्स है वो जाके पढ़ सकती हैं। अपीयर टू देम एन एग्जाम्पल ऑफ सच अनड्यू इंटरफेरेंस। ये सब जो चीजें चेंज करी ब्रिटिशर्स ने, उससे लगा कि उनका जो धर्म है वो क्या खतरे में जा रहा है, या उनके पास कोई राइट नहीं ब्रिटिशर्स के पास कि वो उनके जो बेसिक जो लॉज हैं उसमें वो इंटरफेयर करें। रिलीजियस सेंटिमेंट वर आल्सो हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड बिलोंगिंग टू द टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड टू देयर प्रीस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन व्हिच हैड बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन बाय प्रीवियस इंडियन रूलर्स। Thus many Brahmin and Muslim family dependent on these land were अरोज टू फरी। मतलब यहाँ पे जो रिलीजियस सेंटिमेंट क्या बोलते थे भाई, टैक्सेशन पॉलिसी से वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि जो उनको खुद अगर उनके मंदिर मस्जिद में जाना है या उस वैसी जैसे जो उनके रिलीजियस प्लेस वहां जाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। इस चीजों से ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में, और ये दे आर टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। नेक्स्ट क्या है? मिलिट्री कॉज।
द सिपाही वर नेटिव ट्रूप एम्प्लॉयड बाय कौन एम्प्लॉय करता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाय देयर डिवोटेड सर्विसेज दे अनेबल द कंपनी टू कॉन्कर इंडिया। उनका मेन क्या था पर्पस? उन्हें क्या कॉन्कर करना है? उन्हें इंडिया को कॉन्कर करना है एंड एंजॉय हाई प्रेस्टीज एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और उन्होंने था कि भाई हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं और हम बाकी चीज़ों को कैप्चर करें। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी, क्यों? इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता था? इंडिया से मिलता था टैक्स कलेक्शन करके। बट दे बिकेम रेबेलियस, बट लोग उनके अगेंस्ट हो गए। The sepoy were also duly affected by the general belief that British were interfering with their religion and were determined to convert Indian to Christianity। जो सिपाही थे, सिपाही मतलब जो सैनिक थे इंडियन, उन्हें भी ये धीरे धीरे फील हो रहा था कि ये इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं और धीरे धीरे ऐसी कल्चर एक्टिविटी लेके आ रहे हैं जिससे जो इनका धर्म है वो अपने आप ही नहीं पता भी चलेगा, देवर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। तो ऐसा किसको फील होने लग गया? इंडियंस को, क्योंकि जो उनका रिलीजन था वो उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने। Moreover, the military authorities forbade the sepoy to wear caste or sectarian mark, beards or turban। तो कैसे उन्हें पता चला? जैसे मान लीजिए जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे सपोज दैट कि जो सरदार होते हैं, जो सिख होते हैं, उनको क्या, उनको पग यानी पगड़ी पहननी पड़ती है, ये उनको मना करते थे। कुछ लोग कृपाल मतलब जो पहनते हैं कड़ा, उसको मना कर दिया, कृपाल रखना। फिर जैसे मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स में बीएड रखनी होती है, या सिखों में बीएड रखनी होती है, उसको मना करते थे। तो ये जो एक जो इंसान होता है, जो उसका रिलीजन होता है, जो फॉलो करता है, तो कुछ उसके मार्क्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो उसको फॉलो करनी होती है, ये उस पर भी क्या करते थे? प्रोहिबिट करते थे उसको। इन 1756 एन एक्ट वॉज पास अंडर विच एवरी रिक्रूट अंडरटुक टू सर्व इवन ओवरसीज। फिर 1856 में एक और लॉ आया कि अगर इंडियंस को एज अ ओवरसीज मतलब विदेश में भेजना पड़ेगा बाय द सी रूट, तो उनको जाना पड़ेगा। बट क्या हुआ? This hurt the sepoy sentiment as according to the religious belief of the Hindus, travel across the sea was forbidden and led to loss of the caste। और इंडिया में ऐसा माना जाता था बेसिकली किसमें? हिंदुज्म के अंदर में, हिंदूज के अंदर में, कि अगर कोई भी पर्सन समुद्र को लांग कर अगर दूसरी तरफ जाएगा, उसको पार करेगा, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसका धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो चीजें उनकी प्रथाएं थी, ब्रिटिशर्स उसके अंदर क्या एनरोल कर रहे थे। They also had numerous other grievances। बाकी भी कुछ अदर grievances और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कौन? इंडियंस। The sepoy often treated with contempt by their British officer। A sepoy was paid much less and locked and fed in a far less dignified manner than British counterpart। No Indian sepoy could promote to a higher rank than a subedar drawing 60 to 70 rupees a month। मतलब क्या था? जितने भी सीपॉयज जो सीपॉयज होते थे, सीपॉय मतलब जो सैनिक होते थे, उनके साथ ब्रिटिश ऑफिसर अच्छा बिहेव नहीं करते थे, राइट। फिर अब जो सुपर्स थे उनकी जो जो सैलरी भी थी वो बहुत ज़्यादा कम होती थी, उनको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। अगर सेम रैंक है एक ब्रिटिशर की और एक इंडियन की, तो पे किसको ज़्यादा मिलती थी? ब्रिटिशर वाले को। इंडियन को कम मिलती, सिक्योरिटी उनको ज़्यादा मिलती थी, उनको ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी, बट इंडियंस को बहुत कम होता था। और अगर कोई इंडियन अगर हाईएस्ट रैंक तक जाएगा तो वो क्या जाएगा? सूबेदार बनेगा। बाकी रैंक किसके पास होती थी? ब्रिटिशर्स के पास, चाहे वो इसके लिए एलिजिबल हो या ना हो। अ मोर इमीडिएट कॉज ऑफ द सीपॉय डिससैटिस्फैक्शन वाज द रीसेंट ऑर्डर दैट दे वुड नॉट गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउड व्हेन सर्विंग इन सिंध और द पंजाब। फिर यहाँ पे सपोज दैट कोई इंडियन जा रहा है तो उसको लिए कोई अलाउंस नहीं मिलता था, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी से दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अलाउंसेस मिलने चाहिए, बट दे आर नॉट गिविंग एनी अलाउंस। बट वहीं अगर कोई ब्रिटिशर जा रहा है तो उसको अच्छे से अलाउंस वगैरह मिलते थे। दिस ऑर्डर रिजल्टेड इन अ बिग कट इन द सैलरीज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द देम। अब सिंपल सी बात है, आप उतनी दूर जाओगे फिर आओगे, पैसा भी खर्च होगा रहने का, तो ये सब चीजें फेस करते कौन? इंडियंस। द एनेक्सेशन ऑफ अवध द होम ऑफ मेनी सीपॉय फर्दर इन्फ्लुएंस्ड देयर फीलिंग्स। अब जो अवध था वो मैक्सिमम जो सीपॉय की बात करें, जो सैनिक होते थे वो मैक्सिमम कहाँ से? अवध से बिलोंग करते। बट अवध ही लास्ट में ब्रिटिशर्स जब उनको अपने अंडर ले लिया और बहुत ही गलत तरीके से लिया, तब जाके हम कह सकते हैं सीपॉय के अंदर में बहुत ज्यादा गुस्सा आया। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। द न्यू एनफील्ड राइफल had been for the first time introduced in army। जो एनफील्ड जो राइफल है, बंदूक जो है, उसको पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इट कार्ट्रिज had a greased paper cover whose ended had to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle। अब क्या था कि उस वो बंदूक जो पहले लोग इंडियंस यूज करते थे उससे अलग थी, क्योंकि इसमें क्या था कि जो कार्टेज है वो एक कवर के ऊपर आती थी, और उस कार्टेज को अलग मुंह से फाड़ के उसको, जो उसका कार्टेज के जो ऊपर का जो होता था हिस्सा, उसको फाड़ के मुंह से छील के फिर उसको हम बुलेट में लगाते थे, या उस बुलेट को लगाते थे किसमें? राइफल के अंदर में। अब प्रॉब्लम क्या थी? द ग्रीस वॉज इन सम इंस्टेंस कंपोज ऑफ बीफ एंड पिग फैट। बताते थे जो वो बनाया जाता था उस पर का जो वो होता था वो बीफ और पिग, यानी कि जो गाय का मांस होता है और जो पिग का मांस होता है उससे वो बनाया गया था, राइट।
द सीपॉय, द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम वर एनरेज्ड, दोनों ने क्या करा, अगेंस्ट गए। मेनी ऑफ देम बिलीव दैट द गवर्नमेंट वाज डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी। और दोनों को पता चल गया, हिंदूज और मुस्लिम की, भाई ये जानबूझ के ऐसा कर देता, क्यों? क्योंकि दोनों, अगर हिंदूज में अगर गाय खाएंगे तो वो हम नहीं कर सकते, और मुस्लिम्स में है तो वो भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए बोले कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करके या खत्म करके क्या करना चाहते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो दे विल कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। तो उनका ये मतलब था। As the unrest in India mounted, a large-scale conspirational movement spread among the sepoy। और ये जो एक रिसेंटमेंट है, मतलब जो गुस्सा है किसके, पूरे पूरे सीपॉय यानी जितने भी सैनिक थे भारत में, उनके अंदर फैलता चला गया। इवन बिफोर द आउटब्रेक एट मेरठ, फिर क्या कहा, मेरठ, मंगल पांडे हैड बिकम अ मार्टिर एट बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो रिवोल्ट हम सुनते हैं मेरठ में भी स्टार्ट हुआ, और एक मंगल पांडे है, मंगल पांडे जो रिवोल्ट स्टार्ट किया बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? बैरकपुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो उस बंगाल साइड में भी किसने स्टार्ट किया रिवोल्ट? मंगल पांडे ने, और मेरठ में स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे, अ यंग सोल्जर, वाज हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857 फॉर रिवोल्टिंग सिंगल हैंडेड एंड अटैकिंग हिज सुपीरियर ऑफिसर। और जो मंगल पांडे, ये सबसे पहले बोलते हैं, ये पहले रिवोल्यूशनरी थे जिनकी डेथ हुई थी, जिनको मारा गया था इस रिवोल्ट के अगेंस्ट में, और मार्च 29 1857 को उनको फिर फांसी पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही एक सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था, राइट। ऑन 24 अप्रैल 19 men and the 3rd नेटिव कैवलरी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ग्रीस कार्टेज। और ऐसे ही 24 अप्रैल को भी 90 जो सोल्जर्स उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इस कार्टेज को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको यूज करते हमारा जो धर्म वो खराब हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ऑन 9 मई 1885 ऑफ द देम वर डिसमिस्ड, ऐसे क्या 9 को डिसमिस कर दिया, एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इंप्रिजमेंट। उसमें से 85 को कहां डाल दिया? जेल के अंदर डाल दिया। दिस इज पार्ट ऑफ अ जनरल म्यूटनी अमंग द इंडियन सोल्जर्स स्टेशनड एट मेरठ। ये कहां की बात है? ये बात है मेरठ की, जहां पे इस वो 10 साल की सजा दे दी, और इससे सभी के सभी जितने सैनिक थे सब भड़क गए। द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 10th May द इंडियन सोल्जर्स रिलीज द इम्प्रिस्ड कॉमरेड्स, किल्ड देयर ऑफिसर्स एंड अनफ्लड द बैनर ऑफ द रिवोल्ट। और 10th मई को हम कह सकते हैं कि इंडियन सोल्जर में फ्री गया, और उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे, हम उनकी बातें नहीं मानेंगे, इसकी ब्रिटिशर की, एंड वी विल स्टार्ट अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंड एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। आइए देखते हैं। रैली अराउंड द बैनर ऑफ बहादुर शाह सेकंड, द मुगल एम्परर, द सीपॉय फ्रॉम मेरठ मार्च टू दिल्ली। तो जो सीपॉय थे यानी जो जितने सैनिक थे वो किधर मार्च के? मेरठ से किधर? दिल्ली की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर थे बहादुर शाह सेकंड। कौन थे वो? मुगल एम्परर थे। और उन्होंने बोला कि यू एक्ट एज आवर लीडर, और हम क्या करेंगे, हम रिवोल्ट करेंगे किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वेयर द लोकल इन्फेंट्री जॉइन देम, और जो वहाँ की लोकल इन्फेंट्री, मतलब जो लोकल वहाँ के लोकलाइट्स थे, यानी जो लोकल सीपॉयज कह सकते हैं लोग, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। दे मसाकर हंड्रेड्स ऑफ यूरोपियन एंड सीज द सिटी। उन्होंने क्या करा? हजारों की तादाद में जो यूरोपियन को मारा, पीटा, और फिर दिल्ली को अपने अंडर में कर दिया। किसने? इंडियंस ने। द रिबेलियस सोल्जर नाउ प्रोक्लेम द एज्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह एज शहनशाह हिंदुस्तान, एम्परर ऑफ द। और उन्होंने क्या घोषित कर दिया कि आप क्या बनोगे, आप जब आजाद तो फिर से आप क्या बनोगे? एम्परर ऑफ द इंडिया बनोगे। The entire Bengal army soon rose in revolt, which spread quickly. Awadh, Rohilkhand, Bundelkhand, Central India, large part of the Bihar, Eastern Punjab, और shock of Bihar of British authority। तो इस जो जितनी भी जो आर्मी थी सब अगेंस्ट हो गए, और सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, अवध, ये सब जगह उन्होंने जाके रिवोल्ट स्टार्ट किसके? इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। The storm center of the revolt of 1857 were at Delhi। जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सेंटर वो उस टाइम क्या था? दिल्ली था, क्योंकि वहां पे कौन थे? राजा थे। लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, आरा इन बिहार। तो ये सब वो प्रोमिनेंट जगह थी जहां पे रिवोल्ट बहुत तेजी से और बहुत बड़े लेवल पे किसके अगेंस्ट बढ़ गया? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। द रिवोल्ट एट द कानपुर वॉज लेड बाय नाना साहेब। जो रिवोल्ट कानपुर में शुरू हुआ तो उसको लीड करने वाले अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर थे जो लीड कर रहे थे ताकि इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया जाए। तो कानपुर से कौन थे? हमारे नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव जो सेकंड थे उनके ये अडॉप्टेड सन थे। द लास्ट पेशवा, और इनको लास्ट पेशवा ही बोला जाता है। फिर नाना साहेब एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम कानपुर विद द हेल्प ऑफ द सीपॉय एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ पेशवा। और उन्होंने कानपुर में वहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर उसको हटा के भगा के और क्या अपने आप को फिर से उन्होंने बोला कि मैं क्या हूँ? मैं एक पेशवा हूँ। मतलब उन्होंने वहाँ पे अपनी जो पावर थी वो शो करके अपना अब वहाँ पे स्थापित किया क्या? अपना रूल। अब देखिए लखनऊ में कौन था? इन लखनऊ द रिवोल्ट वॉज डायरेक्टेड बाय हजरत महल।
ये हजरत महल थी जिन्होंने वहां पे रिवोल्ट स्टार्ट किया। द बेगम ऑफ अवध हु हैड प्रोक्लेम हर सन एंड ब्रिजेश कादिर, तो ये वहां से एज द नाना ऑफ अवध। तो वहां से अगर हम बात करें कि हजरत महल ने कहां से, लखनऊ से वो रिवोल्ट स्टार्ट किया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोइंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अगर हम बात करें कि ब्रेवरी की, तो वन ऑफ द, हम कहेंगे सबसे बेस्ट रोल अगर जो 1857 में कोई रोल प्ले करता है तो वो कौन करता है, रानी लक्ष्मीबाई, इसलिए इनको बोलते हैं झांसी की रानी। was the young Lakshmibai of Jhansi. The young Rani joined the rebellion when the British refused to acknowledge her right to adopt it and heir of the गद्दी ऑफ झांसी। तो ये क्यों अंग्रेज गए, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो मेरा बेटा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, बट ब्रिटिश ने मना कर दिया। इन्होंने सीधे बोला कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय दिस लेडी। शी फ्लेड टू ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ द तात्या तोपे एंड हर ट्रस्टेड अफगान गार्ड। Maharaja Sindhya, loyal to the British and made an attempt to fight the Rani, but most of his troops deserted and joined her. तो मतलब हम बात करें कि इनकी जो हेल्प करने वाले थे तात्या तोपे थी और ये सब बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प की, किसकी, रानी की। सिंधिया sought refuge with the British at Agra। इन्होंने क्या, ब्रिटिश का अगेंस्ट कौन हो गया, सिंधिया भी हो गया, क्योंकि उन्होंने आगरा देने से मना कर दिया। However, the brave Rani died fighting on 17th June 1858 में उनकी क्या कहते हैं, डेथ हो गई। क्लैड इन अ बैटल ड्रेस ऑफ अ सोल्जर एंड माउंटेड ऑन अ चार्ज, मतलब कि लड़ते लड़ते कह सकते हैं वो उस दिन शहीद हुई। कुंवर सिंह रून एंड डिस्कंटेंट जमींदार ऑफ जगदीशपुर नियर आरा वॉज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार। बिहार के अंदर में कुंवर सिंह का नाम आता है कि जिन्होंने लीड करा 1857 के रिवोल्ट को। थ्रू नियरली 80 years old, he was perhaps the most outstanding military leader and strategist of the revolt। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो बढ़िया स्ट्रैटेजी या जो सबसे अच्छे जो लड़ने वाले थे सभी में कौन थे, वो कुंवर सिंह, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पे ब्रिटिशर्स को बैक किया था, मतलब उनको पीछे ढकेल दिया। नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट poured immense supply of men, money and arms into country and by the end of 1858 the revolt was suppressed। रिवोल्ट क्या हो गया, 1858 में आके रिवोल्ट सप्रेस हो गया, बंद हो गया, क्योंकि हर जगह से ब्रिटिशर्स ने अपने आप को सुपीरियर भी दिखाया और उनके पास इतनी सोर्सेज भी थे, ठीक है, मतलब इनके पास आर्म्स एमिशन अच्छे नए थे, जिससे कि इन्होंने उस रिवोल्ट को सप्रेस भी किया। द रेबल्स वाज dealt with an early blow when the British captured Delhi on 20 September 1857। तो 20 सितंबर को ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया। द एज एम्परर बहादुर शाह सेकंड, जिनकी बहुत ज्यादा एज हो गई थी, कौन, बहादुर शाह जफर, उनको क्या करा, इनको कहाँ ले गए, प्रिजन में ले गए। द रॉयल प्रिंसेस वर कैप्चर्ड एंड बुचर्ड ऑन द स्पॉट, और उनके जो बेटे थे उनको कहते हैं कि वहीं पे उनको मार दिया था। द एम्परर वर एक्सेल्ड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862, और जो बहादुर शाह जो सेकंड है, बहादुर शाह जो जफर है, इनको क्या करा, इनको 1862 में इनकी डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि इनको रंगून जगह है, कहाँ पे रंगून है आज की डेट में, म्यांमार में, वहां पे इनको ले गए और वहां पे इनको रखा गया और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। लैमिनेटिंग बिटरली द फेट विच हैड buried him far away from the city of his birth, thus the great house of the Mughal was finally and completely annihilated। मतलब हम बात करते हैं कि 1862 में जो बचा कुचा कह सकते जो नाम था मुगल्स का, वो भी वहां पे जाके खत्म हो गया, और तब हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी अब राजशाही शासन नहीं बचा था। नाना साहेब वॉज डिफीटेड एट कानपुर बाय ब्रिटिश, और नाना साहेब है उनको भी ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। डिफेंड टू दी वेरी एंड, रिफ्यूजिंग टू सरेंडर, ही एस्केप टू द नेपाल अर्ली इन 1859। तो ये बच बुचा के कैसे भी कहाँ गए, नेपाल चले गए और वहीं पे वो छू गए। फॉर टू बी हर्ड एंड ऑफ अगेन, उसके बाद उनको कभी भी सुनने को नहीं मिला कि नाना साहेब कहाँ थे, वो कहाँ रहे, कैसे उनकी डेथ वगैरह हुई। नेक्स्ट तात्या तोपे। तात्या तोपे एस्केप्ड इनटू द जंगल ऑफ द सेंट्रल इंडिया। तो जो तात्या तोपे थे वो भी बच के कहां चले गए, जंगलों में। वेयर ही कैरिड ऑन द बिटर एंड ब्रिलियंट गुरिल्ला वॉरफेयर अंटिल 1859, और गुरिल्ला वॉरफेयर में उनका माना जाता है कि वो मार्क हासिल थी और वहां पे पाए गए। When he was betrayed by a जमींदार फ्रेंड and captured while sleeping, फिर उन्हें एक जमींदार ने धोखा दे दिया जिसकी वजह से वो पकड़े गए, और कब पकड़े गए, जब वो सो रहे थे। He was put to death after a hurried trial on 15 April 1859 में उनको फिर क्या कह सकते हैं, उनको खत्म कर दिया गया। द रानी ऑफ झांसी हैड डाइड ऑन द बैटलफील्ड अर्ली 17 जून 1858, उनकी वहीं पे डेथ होती है। बाय 1859 कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान ऑफ बरेली, राव साहेब ब्रदर ऑफ नाना साहेब एंड मौलवी अहमदुल्ला वर ऑल डेड।
while the Begum of Awadh was compelled to hide in Nepal. मतलब लगभग सारे लीडर की डेथ हो गई, कुछ नहीं, जैसे बेगम हजरत महल की बात करें वो नेपाल चली गई, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये देखा कि लीडर्स की इन द एंड वो की डेथ ही हो जाती है, मतलब जो रिवोल्ट था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। The leader of the revolt carried on the brave but unequal struggle with the British mounting a powerful offensive against them. तो यहाँ पे जो लीडर्स थे सबने लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छे से लड़ी, बट दे आर नॉट सक्सीडेड इन दैट बैटल। व्हाई? बिकॉज दे आर फाइटिंग इन अ डिफरेंट मैनर्स, मतलब सबकी टेक्निक अलग थी, सब एक साथ आ ही नहीं पाए, इसलिए वो हार गए। फिर ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छे कह सकते हैं या बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, इसलिए वो जीत भी गए। जॉन लॉरेंस, ऑट्रम, कैम्पबेल, निल, Havelock and Hugh Ross were some of the British commanders who earned military fame on the course of this campaign. अब जो ये कैंपेन अलग अलग जगह पे स्टार्ट हुई, हमने देखा झांसी, सतारा, कानपुर, अवध, सब अलग अलग जगह पे लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट किए। ऐसे ही ये जो सारे लीडर्स हैं, ये जो जितने हम ब्रिटिशर्स का नाम पढ़ रहे हैं, ये सब ने अलग अलग जगह से इन्होंने इस जो रिवोल्ट को सप्रेस किया और ब्रिटिशर्स को इससे बचा लिया कि उस टाइम इंडिया आज़ाद ना हो सका। नेक्स्ट टॉपिक इज nature of the revolt. Historians have experienced different version regarding the nature of revolt 1857. अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 तो हिस्टोरियन ने, हर एक हिस्टोरियन ने अपनी अपनी तरह से उसे डिफाइन किया है, राइट? किसको? रिवोल्ट ऑफ 1857 को। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियन, अगर हम बात करें इंग्लिश यानी कि जो इंग्लैंड के हिस्टोरियन थे, वो क्या कहते हैं? इट वॉज नथिंग एक्सेप्ट अ सीपॉय म्यूटनी। ये कहते हैं ये कुछ नहीं, बस एक छोटा सा विद्रोह था, किसके? सैनिकों के बीच का, which erupted due to the introduction of grease cartridge। और वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रीस कार्ट्रिज है उसकी वजह से ये फैलता है। ऑन द अदर साइड द इंडियन हिस्टोरियन लाइक वीर सावरकर, अगर हम बात करें इंडियन जो हिंदुस्तान में जो राइटर्स हैं, उन्होंने क्या बोला, जो उसमें सबसे बड़ा नाम किसका? वीर सावरकर एंड अशोक मेहता। ये दो हैं वो क्या कहते हैं दोनों, वीर सावरकर और अशोक मेहता, डू नॉट सब्सक्राइब टू बी अबव मेंशन व्यू, मतलब ये इससे सहमति नहीं है, किससे? ऊपर वाली लाइन से। They were of the opinion that the revolt of 1857 was indeed the first war of independence। तो जो वीर सावरकर है और जो अशोक मेहता है वो कहते हैं कि कुछ नहीं, ये क्या था? ये फर्स्ट वॉर था, किसके लिए? इंडिपेंडेंस, यानी कि पहली क्रांतिकारी आज़ादी लड़ी गई किसके लिए? हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट, द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, ये देखते हैं। There were many causes which led to the collapse of this mighty rebellion. Some of the causes are given। तो इसमें बहुत सारे causes थे जिसकी वजह से ये जो इतना बड़ा जो रिवोल्ट जिसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट हुआ, ये क्यों खत्म हो गया? आइए चलिए उसके causes देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वाला क्या है इसमें देखते हैं, लैक ऑफ यूनिटी, मतलब कि यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, ठीक है। मोस्ट रूलर ऑफ द इनर स्टेट एंड बिग जमींदार्स, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। सेल्फिश टू द कोर एंड फियरफुल ऑफ द ब्रिटिश पावर, मतलब क्या था? पहले तो सेल्फिश थे, फिर वो किसके अगेंस्ट थे? मतलब डरते थे, किससे? ब्रिटिशर्स से। रिफ्यूज टू ज्वाइन इन, और इसीलिए क्या काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उनको लगता था ब्रिटिशर्स हमसे ज्यादा ताकतवर, वो हमें मार देंगे या कुछ भी करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इनफैक्ट नो मोर देन 1% चीफ ऑफ द इंडियन ज्वाइन रिवोल्ट, इसीलिए लेस देन 1% लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया, तो कैसे सक्सेस होंगे, राइट? नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निक एंड वेपन, कि वहां पे क्या था? मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी और वेपन्स नहीं थे, किसके पास? इंडियन के पास। द रिबेल्स वर शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ वॉर। अब वॉर लड़ने के लिए आप तभी जीत सकते हो जब आपके पास मॉडर्न चीजें हो, हथियार, ये नहीं कि सामने वाले के पास तोप है और आपको बंदूक, कैसे जीत जाओगे? नहीं जीत पाओगे। मोस्ट ऑफ देम फॉट विथ सच एंशिएंट वेपन एज पिक्स एंड स्वॉर्ड, कई लोग पिके से, तलवारों से और ऐसे वो लड़ रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा, कहाँ बंदूक के सामने कहाँ ये टिक पाएगा। दे वर ऑल्सो पुअरली ऑर्गेनाइज, और क्या पुअरली ऑर्गेनाइज मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक ग्रुप नहीं था, कोई इसको लीड नहीं करने वाला था। द सीपॉयज वर ब्रेव एंड सेल्फलेस बट दे वर ऑल्सो इल डिसिप्लिन, मतलब ब्रेव तो थे और सेल्फलेस, मतलब अपने बारे में नहीं सोचते थे, बहुत ज्यादा ब्रेव भी थे, बट प्रॉब्लम क्या थी कि डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन मतलब कि एक पूरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। The rebels did not have common plan of military action or centralized leadership, मतलब एक कोई लीडर नहीं था जो कि उसको सेंट्रलाइज करे चीज़ों को। फिर मिलिट्री एक्शंस बहुत अजीब से थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, राइट? इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ प्रोग्रेसिव आउटलुक। अब देखते हैं, द मूवमेंट लैक्ड अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम और अ विजन ऑफ द फ्यूचर सोसाइटी एंड इकोनॉमी, मतलब ये था कि दे हैड नो फ्यूचर, ठीक है, ऐसा नहीं था, मतलब उनका फ्यूचर को, सोसाइटी को लेके कोई फ्यूचर ही नहीं था। इकोनॉमी मतलब उनका पैसा भी उनके पास कम था, सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे। दिस अनेबल द रिएक्शनरी प्रिंस एंड जमींदार्स टू सीज द
लेवल्स ऑफ द पावर इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब क्या जमींदार और जो प्रिंसेस थे वो भी उनके साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम था किसका, कि जो रेवोल्यूशनरी जो प्रिंसेस थे वो भी साथ नहीं देते, जमींदार है वो भी नहीं, तो ये सबसे प्रॉब्लम थी कि सब एक साथ थे ही नहीं इस वॉर को लड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, क्या रिजल्ट रहा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन फैक्ट डिड नॉट रिजल्ट इन फ्यूटिलिटी, मतलब उसका कोई बेस्ट आउटकम आया ही नहीं। इट हैड फार रीचिंग रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तो कोसों दूर तक नहीं कह सकते, मतलब ये रिजल्ट का मतलब तो होता है ना जब कोई उसका बढ़िया सा आउटकम आता। इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द इंडियन पीपल टुगेदर एंड इम्पार्टिंग टू देम कंसाइजनेस ऑफ बिलोंगिंग टू वन कंट्री। मतलब अगर हम बात करें वन कंट्री की बात करें, मतलब ये तो हुआ कि हाँ लोगों को कुछ पता चला, बच्चे हिंदू मुस्लिम सब साथ में आए, ये सब तो हुआ, बट एक बात करें तो एक जो बढ़िया चीज़ निकल के सामने कि भाई एक ही आई कि भाई यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में आ गए, बाकी और कुछ नहीं था इतना। द मोस्ट स्ट्राइकिंग रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्ट वॉज एंड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। पर एक सबसे बढ़िया कि जो इन ईस्ट इंडिया कंपनी उसका रूल खत्म हो गया, अब कौन आएगा, अब ब्रिटिश कंपनी आएगी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज फोर्स टू पास एन एक्ट ऑफ 1858, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है, एक्ट ऑफ 1858। द रूल ऑफ द इंडियन वॉज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। अब जो रूल था यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा जिसने उत्पाद मचा रखा था कह सकते हैं हम, वो खत्म हो गया। अब जो रूल करेगा वो कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश की सरकार करेगी। नाउ इट्स टाइम टू डू सम 10 एक्सरसाइजेस सो दैट वी कैन लर्न हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आइए देखते हैं। तो पहला क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, द अडॉप्टेड हेयर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड वॉज, किनको उन्होंने ऑप्ट किया था, पेशवा बाजीराव को, नाना साहेब। कौन थे, नाना साहेब थे। विच ऑफ दिस इवेंट स्पार्क्ड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि कौन सी ऐसी, इन चारों में से कौन सी ऐसी बात है जिसने कह सकते हैं कि एक चिंगारी का काम किया। लो सैलरी ऑफ सीपॉयज, एबॉलिशन ऑफ सती, ग्रीस कार्टेजेस, इल ट्रीटमेंट विद द पीजेंट। तो बताइए आंसर इज बी, ग्रीस कार्टेज, ये सबसे बड़ा रीजन था इस लड़ाई का होने का। रेस्ट जो है 3, ये आप जो 2 बचे हुए हैं ये आपका होमवर्क है, यू विल डू योरसेल्फ बच्चा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारा है जो बी पोर्शन है वो क्या है, फिलिप्स का है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। द ब्रिटिश फोर्स डैश टू लिव इन कानपुर, तो किसको, आंसर इज नाना साहिब। इनको क्या फोर्स करा गया कि कहाँ रहे, ये रहे कहाँ पे, कानपुर में। नेक्स्ट, डैश अनाउंस दैट आफ्टर बहादुर शाह डेथ द मुगल वुड लूज द टाइटल ऑफ किंग, मतलब कौन था जिसने बोला कि बहादुर शाह डेथ के बाद ये लोग अपना टाइटल यूज नहीं करेंगे मुगल वाला, तो किसने बोला था, कैनिन ने, राइट। थर्ड एंड फोर्थ ये आपका होमवर्क है बेटा लोग बच्चा, राइट। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।